नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। इस चैनल पर जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के साथ साथ यूपी PCS या फिर NCERT क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए इस पर क्लासेस चल रही हैं। अभी हमारे इस चैनल पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग पिछली क्लासेस देख सकते हैं, चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो अभी मैं जो ये क्लास लेकर के आई हूँ, ये हिस्ट्री का अगला चैप्टर है। चैप्टर 6 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। पिछली क्लासेस हमने हिस्ट्री में जो डिस्कस की है, अभी 6 क्लास की NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास को बताती है। जो पिछली क्लासेस पढ़ रहे थे तो हमने उसमें मानव के विकास से ले करके अभी तक जो क्लासेस की हैं उसमें हमने समझा है कि कैसे लोग अब साथ में रहने लगे हैं और अपना एक राजा चुनने लगे थे। अब आगे जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, उसके बाद का हमने वैदिक काल देखा हुआ है। वैदिक काल में लोग अपने राजा चुन रहे थे और हमने क्या किया है, उन क्लासेस को बहुत ही अच्छे से ढंग से पढ़ाया है। आप जा करके विजिट कर सकते हैं चैनल पर। अभी आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया किसके बारे में, वैदिक काल के बारे में, जब वेदों की रचना हुई है और उन्हीं के आधार पर हम प्राचीन काल का जो इतिहास है वो बता पाते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर लोग क्या करते थे, वेदों की रचना जो हुई उन्हीं को पढ़ने और सुनने का कार्य करते थे। लोग साथ में रहने लगे थे, जो साथ में रहते थे उन्हीं में से अपना एक लीडर चुनते थे। एक जो बहादुर होता था, जिसकी समझ अच्छी होती थी, किसी ऐसे पर्सन को क्या करते थे, अपना लीडर चुनते थे। वही लीडर क्या राजा कहलाए, पर तब तक वो संपत्ति अपने पास नहीं रखते थे और उनकी सलाह के लिए उनके पास एक पुरोहित होती थी। पुरोहित जो होते थे, उनकी जो मेंबर होते थे, वो क्या करते थे, उन्हें धर्म कार्य के बारे में, अनुष्ठान के बारे में बताया करते थे। जो ब्राह्मण लोग होते थे वो कैटेगरी थी। बाकी 2 कैटेगरी हमने और डिवाइड वहाँ पे हुई थी, वो भी देखी थी, जो कि विष या जल लोग थे, ठीक है, जिनको बाद में वैश्य कहा गया। आज उसी के आगे की स्टोरी हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारी NCERT बता रही है। तो आप पिछली क्लास से आगे रिलेट करते हुए चल सकते हैं। आखेटक जीवन से ले करके अब हम लोग आ गए हैं जब राजा भी बन गए हैं। लेकिन अभी राजा कोई संपत्ति नहीं रखता था, उसके बाद बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है। जो भी वो लोग युद्ध में जीतते थे, युद्ध भी होते हैं, पशुपालन का भी कार्य हो रहा है। जो युद्ध में वो जीतते थे संपत्ति, वो सब में बंटती थी, पुरोहित, राजा और बाकी जो आम लोग होते थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग अब धीरे धीरे देखेंगे कि जो जन है, जन मिल करके एक क्या कर रहे हैं, शासक चुन रहे हैं जिसको राजा बना रहे हैं। और यहाँ पर हम महाजनपद के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चुनाव के दिन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। वोट डालने जाते हैं हम लोग, उसके कुछ फैक्ट्स दिए गए, आप लोग पढ़ लीजिए। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न के पूछा गया है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए से करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये इस अध्याय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे से। हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, ये पिछली क्लास में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। देखिए, पहले जो पिछले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा अपने किसी बहादुर व्यक्ति को अपने ही कबीले में से या अपने ही जन लोगों में से किसी एक को क्या होते थे, राजा चुन लेते थे लोग। लेकिन उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई उसके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो अब के राजाओं में जो धीरे धीरे हम देखने को मिलेगा। वो और उनके जो उत्तराधिकारी होते थे वो भी उनके परिवार के नहीं होते थे, किसी को भी वो लोग चुनते थे। लेकिन अब क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा बदलाव आ गया है। कैसे आया है, कब आया है, 3000 साल पहले की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग अब बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करने लगेंगे। यज्ञ तो पिछली बार भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे थे कि युद्ध हो रहे थे, तो क्या करते थे, उन्होंने भावनाएं प्रकट करना शुरू कर दी थी। जैसे कि अग्नि देव की पूजा करने लगे थे वो लोग, इंद्र देव की पूजा करने लगे थे। ऐसे ही धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपनी भावनाएं प्रकट करने लगे थे। अब यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ होने लगेंगे। जो राजा होगा वो क्या करेगा, विस्तार करना चाहेगा अपने क्षेत्राधिकार का, और उसके जब अधिकार को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, जो पुरोहित लोग हैं वो उनको बताएंगे कि आप ये यज्ञ कीजिए तो इससे आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही कई यज्ञ के बारे में जानकारी आगे दी गई है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था
अब ये अश्वमेध यज्ञ जो था, राजा क्या करता था, एक घोड़े को यज्ञ कराने के बाद में क्या करता था, विचरण के लिए भेज देता था। जहाँ जहाँ तक वो घोड़ा जाता था वह उसके क्षेत्राधिकार में आ जाता था। यदि कोई राजा हस्तक्षेप करता है तो क्या होता है, उससे फिर उनका युद्ध होता था और युद्ध में जो विजेता होता था वो उसका क्षेत्राधिकार हो जाता था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। देखिए, अश्वमेध यज्ञ ऐसा था कि ये हमने बताया कि अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजा किया करते थे। मतलब अभी तक हर जगह पे क्या हुए, छोटे छोटे राजा बन के उभर रहे हैं, पर किसी को राजाओं का राजा बनना है तो वो क्या बन करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा। अश्वमेध यज्ञ करेगा, वो अपने क्या करेगा, अपने घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देगा, लेकिन उस पर उनकी देखरेख रहेगी। यदि कोई राजा उन्हें उस घोड़े को रोकेगा तो युद्ध करेगा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है। यदि नहीं करता तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, स्वीकार लिया है कि वो सबसे शक्तिशाली राजा है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। अब हम देख रहे हैं कैसे कैसे जो राजा का पद है वो इतना महत्वपूर्ण होते जा रहा है। अभी तक ऐसा नहीं था, कोई भी संपत्ति पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, सब में बराबर भागों में बंटता था। पर अब क्या है, एक मुख्य स्थान बनता जा रहा है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। अब जो राजा के सगे संबंधी होते थे, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम से बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, वैदिक काल से हम देख रहे हैं वर्ग में विभाजन शुरू हो गया था, किंतु यह अभी जातिगत आधार पर नहीं था। पर आगे हम लोग धीरे धीरे देखते हैं क्या करते हैं, पुरोहित अनुष्ठान करना शुरू करते हैं और राजा का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी लोग राजा के लिए क्या करते हैं, उपहार लेकर के आते हैं। जो शूद्र वाली कैटेगरी थी वो क्या थे, कभी कभी उनको अनुष्ठान में शामिल तक भी नहीं किया जाता था, किंतु उनसे उपहार लिया जाता था। देखिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया वर्ण विभाजन को हमने समझा। जो वैदिक काल था वहाँ हम वैदिक काल को दो भाग में बांटते हैं, जो एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, उसके बाद में जिन वेदों की रचना हुई उस काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब वर्ण का विभाजन जो वैदिक काल में था, शुरुआत में तो केवल ये था कि जो जिसके जैसे कर्म है उस आधार पे वर्ग का विभाजन कर दिया गया। जैसे कोई युद्ध में जा रहा है तो क्षत्रिय वाला हो गया, या किसी ने व्यापार वगैरह शुरू किया, या फिर उससे कोई और कृषि और ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो लोग वैश्य और शूद्र की कैटेगरी में आ गए। जो ब्राह्मण जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे वो पुरोहित हो गए। ऐसे वर्ण विभाजन था, किंतु आगे हम देखेंगे ये कैसा होता जाएगा, ये जाति के आधार पर बढ़ता चला जाएगा और यहीं से वर्ण विभाजन हम देखने को पाते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर धीरे धीरे हम देखते हैं इसमें बदलाव आने लगता है। अब हम पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलता है इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब उत्तर वैदिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह होते थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। वहाँ पर इतने समूह के लोग थे। फिर हम लोग देखते हैं जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे।
दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक ये निर्धन लोग थे। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो पुरोहित और योद्धा थे वह वैभवशाली थे। कृषक भी थोड़ा बहुत व्यापार से धन कमाते थे, तो धनवान थे लोग। किंतु जितने भी पशुपालक हो गए, शिल्पकार हो गए, श्रमिक हो गए, मछली पकड़ने वाले हो गए, शिकारी हो गए, ये सब क्या करते थे? भोजन संग्रह का कार्य करते थे, किंतु निर्धन भी थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। पुरोहितों ने क्या किया? 4 वर्ण का विभाजन किया। और उन्होंने कैसे बताया, देखिए। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण जो ब्राह्मणों का था, उनका काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। ठीक है, उन्हें क्या होता था? जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। पहला स्थान आप लोगों ने नोट किया। अब दूसरा स्थान हम लोग देखेंगे किसका था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्या कहा जाता था? क्षत्रिय। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। दूसरा ये हो गया। अब हम लोग तीसरी कैटेगरी देखते हैं। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब जो क्षत्रिय और वैश्य थे, इनको तो था कि यज्ञ करने का इनको अधिकार है, किंतु आगे हम लोग देखते हैं। अब जो चौथा स्थान है वो हम लोग देखते हैं। इसमें जो वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। हमने 4 वर्ग देखे। पहला वर्ग कौन सा है? ब्राह्मण का है, जिनका काम क्या है? वेद का अध्ययन अध्यापन करेंगे, इसके लिए इनको उपहार मिलेगा। दूसरा स्थान किसका है? क्षत्रिय का है, ये युद्ध करेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। तीसरा स्थान विश्व या वैश्य जन है, जिनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आ रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों यज्ञ तो कर सकते हैं, इनको अधिकार प्राप्त है। लेकिन जो चौथे शूद्र हैं, उनमें क्योंकि स्त्रियां भी आ रही हैं, इनको ना तो ज़्यादातर के अनुष्ठान में शामिल होने दिया जाता था और ना ही इनको वेदों को पढ़ने का या अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इन सबसे इनको वंचित रखा गया था। तो जो धनवान लोग थे, अब देखिए यहाँ वर्ण विभाजन कैसे, जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो ये सब कर सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं वो उपहार भी देंगे और वो अध्ययन, अध्यापन और बाकी चीज़ों में शामिल भी नहीं होंगे। तो यहीं से क्या होती है? स्थिति बदलना शुरू होती, जो भी आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं, अभी तक भी ऐसा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पुरोहितों ने क्या किया? इन्होंने वर्ग का निर्धारण जो किया वो कैसे कर दिया? जन्म के आधार पर। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होता था। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। ये सब किसने किया? पुरोहितों ने ऐसा वर्ग विभाजन शुरू किया। आगे पढ़ते हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। पुरोहितों ने सबसे पहले क्या किया? खुद को श्रेष्ठ माना, लेकिन कुछ राजा भी खुद को उनसे श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ग निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग क्या करते थे? व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव था उसको उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। देखिए, जहाँ जहाँ पुरोहितों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये वर्ण विभाजन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। किंतु कुछ लोग थे क्या, इसके बिल्कुल भी उचित नहीं समझते थे, इसको बिल्कुल भी नहीं सही समझते थे कि धार्मिक अनुष्ठान का कार्य केवल पुरोहित करेंगे, या ये जो वर्ग विभाजन पुरोहितों ने किया उसको सभी लोग स्वीकार नहीं करते थे। आगे पढ़ते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो जनपद के बारे में पढ़ना है। देखिए, इधर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखिए, ये वाला सबको दिख रहा है। इसके बारे में जानकारी ऊपर दी गई है कि चित्रित जो धूसर पात्र है, इस तरह के ये पात्र जो होते थे, ज़्यादातर थालियाँ, कटोरियाँ ये हमें मिली हैं उस समय की। ये पात्र क्या होते थे? बहुत ही पतली और सतह से सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग ये लोग खास मौक़ों पर करते होंगे, खाना वगैरह परोसने के लिए। देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी इस पर की गई है। दिख रहा है सबको? चलिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे जनपद के बारे में।
जनपद क्या है। देखिए अभी क्या हो रहा था कि राजा जो बन रहा था एक छोटी सी जगह का, धीरे धीरे यज्ञ शुरू हुए और राजाओं का राजा बनने की प्रक्रिया चालू हुई। इसको हम इसलिए बोले राजाओं का राजा, मतलब एक राजा होता था जो उसके अंदर कई राजा आते थे। इसी तरह जो एक जनपद का निर्माण हुआ, जो जन लोग एक जगह रह रहे हैं, और अब ये जो राजा है वो क्या सिर्फ जनों का राजा नहीं है, कुछ लोगों का ही नहीं है, पूरे जनपद का राजा बन जा रहा है ना। आज हम लोग उसी को पढ़ने जा रहे हैं। जो राजा महायज्ञ करता था उसी के बारे में आगे जानकारी दी गई है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपद के राजा माने जाते हैं। जैसे अभी क्या है, हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरह अलग अलग वहाँ भी क्या हुआ, और एक क्या है जो ये जो राज्य हैं और इनका क्या हुआ, एक जो भारत है वो इनको अंदर समेटे हुए, तो इसका जो राजा होगा वो क्या कहलाएगा, जनपद का राजा। इसी तरह यहाँ पे हुआ। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद अभी हमें दिए गए हैं, हम लोग मानचित्र में देखेंगे, ठीक है। सारे जनपद को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो समझ में आया जनपद क्या है। जनपद क्या है, अब जो राजा है वो केवल जन का राजा नहीं है, जनपद का राजा है, मतलब कई क्षेत्रों का राजा है, ठीक है। और उनमें जो राजा हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास जो अतरंजी खेड़ा है, इनमें प्रमुख है। जब पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की खुदाई की तो उन्होंने देखा कुछ स्थान पे कहाँ पर, जैसे दिल्ली का पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मेरठ के पास हस्तिनापुर हो गया और एटा के पास जो अतरंजी खेड़ा है, यहाँ पर क्या है कुछ प्रमुख जनपद हमें मिलते हैं देखने को। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों की फसलें उगाते थे। देखिए याद रखिएगा, जनपद काल के समय की बात है, क्या क्या वो लोग उगाते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल वो उगाते थे। लोग क्या करते थे, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। देखिए हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि बर्तनों के आधार पर भी हम क्या करते, क्लासिफिकेशन करते हैं इनका सबका, क्योंकि अलग अलग इनके चित्र होते थे, अलग अलग तरीके का रंग होता था और उसी के आधार पर हम जान पाते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। इनमें कुछ धूसर और कुछ क्या है लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं, है ना। अभी हमने ये वाला देखा। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और आमतौर पर सरल रेखाओं में ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। एक बार फिर से आप लोग चित्र देख लीजिए और समझ जाएंगे चित्रित धूसर के बारे में क्या बोला जा रहा है। अब देखिए जनपद, कोई जनपद का राजा हुआ और धीरे धीरे क्या हो गए, महाजनपद बन के निकले, ठीक है। महाजनपद, जैसे जनपदों में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण थे और अत्यधिक शक्तिशाली थे, उनको महाजनपद कहा जाने लगा। आगे पढ़ते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। अभी महाजनपद हम लोग देखेंगे मानचित्र में। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई जाती थी। पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। ऐसा लगता है कि अन्य राजाओं ने आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। देखिए हमने अभी पढ़ा अश्वमेध यज्ञ के बारे में, और राजा क्या करते थे, एक दूसरे से युद्ध किया करते थे दूसरे के क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए। तो जो महाजनपद बने उनमें राजाओं ने क्या किया, बड़ी बड़ी विशाल दीवारें या किलेबंदी करना शुरू कर दिया था, जिससे वो युद्ध से बच सकें। ऐसे ही कुछ महाजनपद हम लोग मानचित्र में देखने जा रहे हैं। जैसे ये देखिए हमें दिया गया है, कुछ महाजनपद और नगर दिए गए हैं। आप खासकर देख सकते हैं जो सबसे विशाल था, ये देखिए मगध वाला क्षेत्र, दिखाती हूँ मैं, ये मगध दिख रहा है सबको, है ना। अंग हो गया, वज्जी भी बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। कौशाम्बी, कौशाम्बी के पास आप देखिए नदियों के पास ही ज़्यादातर आपको ये महाजनपद मिलेंगे, ठीक है। ये हस्तिनापुर अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौशल, पांचाल, कुरुक्षेत्र देखिए, ठीक है। ये गांधार हो गया, तक्षशिला, कुछ नगर हैं, अवंती हो गया उज्जैन के पास, उज्जैन। ये आप सारे नगर देख सकते हैं और किस किस नदी के पास हैं। देखिए बिहार वाले क्षेत्र में, ये देखिए यहाँ पर ये वाले क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पास देख लीजिए, ठीक है। राजगृह हो गया। अभी इन्हीं महाजनपद को हमें पढ़ना है। 16 महाजनपद हुआ करते थे,
उन सभी के नाम और राजधानी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसलिए पहले आप मैप में देख लीजिए, फिर एक एक डिस्कस करके मैं बताती चलूँगी। अब जो किले बनाए जाते थे, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के लिए बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा और इनको बहुत से संसाधनों की आवश्यकता इसके लिए पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। अभी तक सेना क्या कोई निश्चित सेना नहीं थी। हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही कोई युद्ध की स्थिति आती थी तो चाहे शिल्पकार हो, कृषक हो, सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे युद्ध में। लेकिन अब क्या होगा, अब राजा क्या करेंगे, एक अपनी नियमित सेना बना करके रखेंगे, जिनको क्या करेंगे, वेतन दे करके पूरे साल रखेंगे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर चित्र के रूप में हम लोग देख सकते हैं होता था। इन सिक्कों के बारे में अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, किलों की दीवार में भी बताया गया कि ईंटें लगाई जाती थीं। जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, इलाहाबाद के पास मिली है ये कौशाम्बी किले की दीवार, हम लोग देख सकते हैं। ईंट में दीवार के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इस भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले का है। कब का है? 2500 साल। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लोग किलेबंदी करते थे और कैसे ईंटों को लगाया जाता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे महाजनपदों में कर के बारे में। देखिए, अब राजा क्या करने लगे हैं, सेना रखने लगे हैं, ठीक है, उनको नियमित वेतन देने लगे हैं। अब जो अलग कैटेगरी के लोग थे, जो जिनकी वर्ण व्यवस्था में निचले स्तर के लोग थे, उनसे क्या किया जाएगा, कर भी वसूला जाने लगेगा। धीरे धीरे यहीं से देखिए स्थिति कैसे बदलाव, अचानक से और बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कैसे कैसे कर लेते थे वो लोग, जैसे कि फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर थे, पहला पॉइंट, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, और आप लोग नोट भी कर लीजिए कि भाग क्या होता था, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये फसलों पर लगाया जाने वाला कर था, और ये क्या होता था, जो भी उपज होती थी उसका 1/6वां हिस्सा होता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर हो गए, लोहार हो गए, सुनार हो गए। राजा के लिए जो महीना होता था उसमें कम से कम 1 दिन का उनके लिए काम करना पड़ता था कारीगरों को, है ना। तो ये हमने देखा कि कर उन्होंने कैसे चुकाया। अब अगला देखते हैं, जो कर था वो पशुपालक देते थे। कैसे देते थे, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक क्या करते थे, जैसे उनके या तो जानवर भी राजा के देखते थे या पशुपालन करते थे, उसके साथ साथ जो उनसे उत्पाद दूध हो गया या बाकी चीज़ें उन्होंने बनाई है या मांस हो गया, जो कुछ भी चीज़ें वो पशुपालन और जानवरों से पाते थे, वो क्या करते थे, राजा को भी देना पड़ता था उन्हें। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था उस समय। आखेटकों को, संग्राहक जो होते थे, वो जंगल से प्राप्त उन्हें वस्तुएं राजा को देनी होती थी। देखिए अब किन किन पे निर्भर है राजा। अभी तक क्या था कि सबसे केवल क्या करते थे, वो लेते थे उपहार, लेकिन अब क्या करने लगे हैं, फसलों पे कर लगाया गया। कितना, जो उपज होता था उसका 1/6वां हिस्सा, जिसको भाग कहते हैं। कारीगरों पे लगाया गया कि जैसे बुनकर, लोहार, सुनार, ये सब हो गए, ये क्या करते थे, राजा के लिए कार्य करते थे। महीने में कम से कम 1 दिन तो करना ही पड़ता था उनको। पशुपालक क्या करते थे, जो जानवरों के उत्पाद होते थे वो ला करके राजा को देते थे। व्यापारी क्या करते थे, खरीद में और जो बेचते थे सामान उसमें कर देते थे। और जो आखेटक और संग्राहक थे, तो जो संग्रहण करते थे जंगल से लाई वस्तुओं का, फल हो गए या बाकी चीज़ें हो गई, वो भी क्या करते थे, राजा को देनी पड़ती थी। अब इतनी तरह की चीज़ें राजा क्या करते हैं, अब बाकी जनों से लेना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कृषि में कैसे परिवर्तन आया। देखिए खास वर्ग था, कृषक बहुत ज़्यादा थे उस समय। अब उसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़े बदलाव देखेंगे। पहले हमने जो खेती देखी, अब उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अभी हमने पिछली जब सभ्यता पढ़ी थी तो उसमें हमें क्या मिला था, एक साक्ष्य मिला था जिसमें मिट्टी का बना हुआ था हल, तो हमें पता चलता था कि ये लोग लकड़ी के हल यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि ये लोग अब लोहे से परिचित हैं, तो अब क्या करेंगे, लोहे का
फल बनाने लगेंगे। हल जो होगा उसका फाल अब लोहे का बनेगा। कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। देखिए, अगर जो ज़मीन है कठोर है तो लकड़ी से उतनी आसानी नहीं होती है उसमें जोतने के लिए, लेकिन अगर धातु है तो धातु से क्या होता है, आसानी हो जाती है। अब ऐसे हल यूज़ करने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि फसलों की जो उपज है वो बढ़ गई। दूसरे लोगों ने क्या किया, धान के पौधों का भी रोपण शुरू किया, अर्थात खेती में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया जाने लगा। पहले जो खेती होती थी, सबसे पहले दो परिवर्तन कौन कौन से है। पहला परिवर्तन ये था कि लोहे के हल बनेंगे, जो फाल है उनका वो लोहे का वो बनने लगेगा। इससे क्या होगा, फसल की उपज बढ़ गई। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, पहले क्या करते थे, बीज का छिड़काव करते थे और उनसे क्या होता था, पौधे निकलते थे। किंतु अब क्या करेंगे, धान में पौधों का रोपण शुरू करेंगे। बीज से पहले उन्हें छिड़क कर धान उपजाए जाएंगे, फिर उनको अलग से रोपित किया जाएगा। ऐसे रोपण प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। अब ये 2 बड़े बदलाव हुए थे। हमसे पूछा जा सकता है कि महाजनपद काल के समय कृषि में कौन कौन से बदलाव हुए थे, तो आप देख सकते हैं ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। आगे पढ़ते हैं। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर या फिर कामगार करते थे। देखिए, अब क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी, इसके लिए परिश्रम के लिए ये अलग से दास या दासी जो शुद्ध कैटेगरी के लोग आते थे उनको रखा जाता था, या खेतिहर मजदूर रखे जाते थे, उन्हें कामगार कहते थे। देखिए, हम लोग महाजनपद पढ़ रहे हैं, तो उनमें से कुछ जो विशाल जो महाजनपद हैं उनके बारे में छोटी सी जानकारी हमें इस एनसीईआरटी के थ्रू दी गई है, और उसे पढ़ के हम लोग समझेंगे कि कैसा उस समय का महाजनपद होता था। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो मगध है। मगध के बारे में, यह बहुत ही शक्तिशाली था। तो इसका सबसे पहले हम लोग स्थान देखेंगे कहाँ था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्यों बन गया? देखिए, पहली बात तो जो नदी के आसपास के क्षेत्र में ये सारे जनपद विकसित हो रहे थे, तो संसाधन उन्हें अच्छी मात्रा में मिल जाते थे, व्यापार वगैरह वो बहुत अच्छे से कर सकते थे। दूसरी चीज़ क्या होती थी, इनकी जो कृषि थी वो ज़्यादा अच्छी होती थी, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ रहेगी तो फसलें अच्छी होंगी, उपज अच्छी होगी, तो विकसित होगी जो इनका क्षेत्र है। इसी को ही आगे पढ़ते हैं। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। क्या इसमें क्या क्या फ़ायदा था उनसे? उनको यातायात अच्छा था, जल वितरण अच्छा था, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये सब महत्वपूर्ण थी नदियाँ। जो नदी के पास हैं वो ज़्यादा फलते फूलते, क्योंकि संसाधन उन्हें अच्छे से मिल जाते हैं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। अब देखिए, यहाँ से ये क्या करेंगे, युद्ध तो करते ही थे राजा, और ये युद्ध में भी कुशल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सेना है वो प्रशिक्षित है और काफ़ी बड़ी है। और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जानवरों को भी अपने साथ लगाना शुरू किया सेना में। उनको क्या करा, प्रशिक्षित करना शुरू किया, जैसे हाथियों को। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती थीं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी हुआ करते थे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई सभ्यता विकसित होगी तो क्यों होगी, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, संसाधन अच्छे होंगे। अब उन्हें संसाधन अच्छे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है क्षेत्र विकसित होगा। अब जो मगध का साम्राज्य था उसके पीछे, उसकी इतनी शक्तिशाली होने के पीछे कारण क्या थे? सबसे पहले तो नदियाँ थीं। तो नदियों के साथ उनका यातायात अच्छा था, ट्रेड अच्छे से कर सकते थे, व्यापार अच्छे से हो जाता था उनका, जल वितरण अच्छा था, तो पानी की व्यवस्था थी, सिंचाई वगैरह फसलों में बहुत अच्छे से हो जा रही थी। ज़मीन उपजाऊ थी, क्योंकि नदी के पास थी, इसलिए ज़मीन क्या थी, उपजाऊ थी। हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं कि नदियाँ अपने साथ क्या करती हैं, और साद और सिल्ट वगैरह गाद बहा कर लाती हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत उपजाऊपन का कार्य करती हैं। तो फसल भी बहुत अच्छी यहाँ पे होने लगी। इसका ज़्यादातर जो क्षेत्र था वो जंगल में था। तो जंगल से पहले बात तो जानवरों को पकड़ करके प्रशिक्षित कर रहे हैं और सेना बना रहे हैं। दूसरा कार्य क्या कर रहे हैं, अब वहाँ से उनको लकड़ियाँ मिल जा रही हैं, घर अच्छे बन जाते हैं। अब वो रथ बनाने लगे हैं। रथ मतलब अब उन्हें युद्ध में कुशलता मिल जाएगी, उनके पास रथ होगा। प्लस यहाँ पर लौह की अयस्क की खदानें हैं। लौह अयस्क की खदानें होने की वजह से जब यहाँ पे खदान रहेंगी तो औजार और हथियार वो बहुत अच्छे बना पाएंगे। अब इनके पास औजार अच्छे हैं, हथियार अच्छे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये युद्ध में भी कुशल हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। मगध में
अब बताया जाता है कि मगध में जो 2 शक्तिशाली शासक हुए वो बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। देखिए, मगध की जो जानकारी मिलती है उनमें जो जिनके बारे में साक्ष्य मिले हैं, हो सकता है और भी राजा महाराजा रहे हों उनमें, ऐसा कुछ साक्ष्य जो जो मिल जाते हैं उन्हीं के बारे में इतिहासकार हमें बता पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए? बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। तो ये क्या थे, इस मगध में जो थे राजा सबसे शक्तिशाली थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। अब अगला हम पढ़ते हैं, जो महापद्मनंद हैं, ये एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक जो राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। देखिए, मगध के बारे में सबसे शक्तिशाली राजाओं में देखा जाए बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, फिर महापद्मनंद हैं जो नंद वंश के थे, है ना, इनको हम लोग पढ़ते हैं। और ये क्या करते थे, इतने शक्तिशाली थे, ये हर राजाओं से औरों से युद्ध किया करते थे अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके पास कुशल औजार हैं, इनकी प्रशिक्षित सेना है, इसलिए ये युद्ध में बहुत ज़्यादा जीतने के चांसेस रखते थे और ये जीतते भी थे। और इन्होंने क्या किया था, इसीलिए अपने क्षेत्र को कहाँ तक बढ़ा लिया था, जो भारत का महाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिम भाग तक के पहुँच गए थे। आई होप आप सभी को पता होंगी दिशाएं, नहीं पता तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये है पश्चिम। तो हमें कैसे पता चलेगा उत्तर पश्चिम? तो ये जो क्षेत्र है इधर वाला, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा भारत का। तो इन्होंने कहाँ तक फैला लिया था? उत्तर पश्चिम तक। आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी राजधानी क्या थी, तो पहले तो इनकी राजधानी राजगृह थी, बाद में इन्होंने पटना को, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा जो सिकंदर था, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसे मगध की ओर कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। देखिए, हम हर क्लास में ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी एक ही जगह पे विकास नहीं हो रहा है, हर जगह पे अलग अलग तरीके से विकास हो रहा था। तो और भी जगह पे कुशल शासक बन रहे थे। तो उसी समय की बात है, लगभग 2300 साल पहले की, जो मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर, वो जगह जगह पे विश्व विजय कर रहा था। तो जब वो भारत में आना शुरू करता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्यास नदी किसकी नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, ठीक है, व्यास। तो उसको वो पार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सैनिक बहुत भयभीत थे। उन लोगों ने सुन रखा था कि जो भारत के शासक हैं उसमें नंद वंश का शासक था और शासन था उस समय नंद वंश का। और क्या था कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैदल सेना थी, रथ थे, हाथी थे। तो उनसे भयभीत होकर के उन लोगों ने इनकार कर दिया उस नदी को पार करने से। ऐसा उल्लेख हमें मिलता है और इन्हीं के आधार पर इतिहासकार इस NCERT में हमें जानकारी दे रहे हैं। अब मगध के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पढ़ना है महाजनपद, वो है वज्जी। अभी हम लोगों ने मानचित्र में मगध और वज्जी देखा था बिहार में, ठीक है। तो हमने ऊपर पढ़ा भी है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसी के नज़दीक ही वज्जी राज्य था। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। देखिए, सबकी राजधानी जरूर याद रखिए। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। तो गढ़ या संघ जैसी व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? वज्जी में। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये अलग ही तरह की इनकी व्यवस्था है। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। और स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि इन्हें माना जाता था शूद्र, और शूद्र लोगों को तो वर्ण व्यवस्था आपने देखी ही है कि अलाउ था ही नहीं, तो वो लोग कहाँ से इसमें पार्ट ले सकते थे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो चैप्टर आएगा वो आएगा बुद्ध और महावीर का। देखिए, जो ये वर्ण व्यवस्था आप देख रहे हैं कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। बहुत ही ज़्यादा लोगों को अब यहाँ पर जो शूद्र लोग हैं उनको काफ़ी मतलब दिक्कतें फेस करनी पड़ रही। ना वो, एक तो उपहार देना है उनको, बेरोजगार
मतलब बेगारी भी करनी है, कर भी देना है राजा को, सब कुछ करना है, किंतु उन्हें कुछ भी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिली हुई है जिससे उनको फ़ायदा हो। तो वो क्या है, जो ये वाला निचला तबका है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसकी वजह से बुद्ध और महावीर जैसे दो अलग ही गढ़ स्थापित होते हैं और उनके बारे में अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखने को पाते हैं बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। अभी हमने वज्जी में पढ़ा गढ़ और संघ क्या होता था। बौद्ध साहित्य में संघ जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब आगे की जो जानकारी हमें मिलेगी वो किससे मिलेगी, बौद्ध साहित्य से हम जानने को पाते हैं। और जो भी परेशान लोग हैं, ये निचले तबके के जो भी 4 वर्ण व्यवस्था की गई हैं, उनमें से जैसे कि ये शूद्र लोग हो गए, वो ज़्यादातर क्या करेंगे, इनसे शिक्षा लेंगे और इस धर्म से निकल के वो क्या करेंगे, धीरे धीरे दूसरे धर्म को अपनाना शुरू करेंगे। यही हम लोग आगे पढ़ेंगे। वज्जी संघ का यह वर्णन जो है वो दीर्घ निकाय से लिया गया है। अब क्या करते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ है उन्हीं के ग्रंथों से हमें जानकारी मिलेगी। तो ये जो वज्जी संघ है इसकी जानकारी कहाँ से मिली, दीर्घ निकाय से। और दीर्घ निकाय क्या है, ये बौद्ध का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनमें कई व्याख्यान दिए गए हैं और ये कब लिखा गया था, 2300 साल पहले। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल करके नोट जरूर कर लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं। अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिली और ये किससे मिली है, ये दीर्घ निकाय से ही मिली है। जो ये बौद्ध ग्रंथ है उनसे ही हमें जानकारी मिल रही है। जो अजातशत्रु होता है वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार, उनके मंत्री कौन थे, वस्त्रकार को बुद्ध के पास भेजा भी था सलाह के लिए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता, उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान तथा समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये कुछ सीख दी थी बुद्ध जी ने और जिनके आधार पे कहा था तब तक ये जो वज्जी संघ है वो क्या करेगा, वो फलता फूलता रहेगा। कुछ और भी जानकारियां दी गई हैं। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। आप देखिए इस वाले वाक्य से हमें पता चलता है कि कैसी स्थिति थी स्त्रियों की। क्या करते थे लोग, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करते थे और उन्हें बंधक बना के रखते थे। धीरे धीरे देखिए कितनी दशा दयनीय होती जा रही है शूद्रों की। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अभी आगे हम पढ़ेंगे सारे जो आगे महाजनपद में विकास होते जाएंगे। अब हमें एक जानकारी दी गई है यूनान और एथेंस के बारे में कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। ठीक है, यह व्यवस्था 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। आप देखिए यहाँ भी दास व्यवस्था है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे उन्हीं को नागरिकता दी जा रही है जो दास नहीं है। दास क्या होते थे, जो भी युद्ध में जैसे उनको बनाया जाता था, युद्ध में हार गए और वो लोग जब बंदी बना लिए जाते थे उन्हें दास बनाया जाता था, वही शूद्र वाली कैटेगरी फिर बन जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। अब जो शासन पे जैसे लॉटरी क्या है, किसी के नाम की पर्ची डाली गई है ना, और जो ये लोग लॉटरियों से नियुक्तियां होती थी इनको कहाँ पे रखा जाता था, इनको या तो सेना में या नौसेना में अपनी क्या करनी थी, सेवा देनी होती थी। देखिए नियुक्ति कैसे की जा रही है उसका भी इनके पास तरीका है। औरतों को नागरिकों का दर्जा तो नहीं मिलता था, हर जगह औरतों की दशा बहुत ही खराब है उस समय। आगे देखते हैं। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले लोग जो काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो किनको मिले थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, केवल उन्हें ही मिल रहे थे। अब ये इम्पॉर्टेंट तिथि सभी लोग देख लीजिए। जो नए शासक हमें देखने को मिलते हैं वो लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद का विकास कब होता है, 3000 साल पहले हम लोग देख रहे हैं।
सिकंदर का आक्रमण हमें दीघ निकाय से पता चलता है कब हुआ था, 2300 साल पहले। गढ़ या संघ राज्यों का जो अंत होता है लगभग 1500 साल पहले होता है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है, जो राजा थे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के अधिकार को बढ़ाएंगे और जनपद से महाजनपद बन जाएंगे। अब इन महाजनपद में कुछ विशेष शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे। उनके राजा क्या करेंगे, आपस में युद्ध करेंगे, अपने क्षेत्र अधिकार को बढ़ाएंगे, वो अपने औजार में कुशलता लाएंगे, फसल उनके अच्छी हो रही है, लेकिन वर्ण विभाजन अभी भी है। तो उससे क्या होगा, इनसे जो आहत होकर के लोग नए धर्म को अपनाना शुरू करेंगे या कुछ लोग नए धर्म की भी प्रचार प्रसार में आगे लग जाएंगे। जैसे अभी हम बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं, वो आगे चैप्टर हम लोग अभी देखने वाले हैं, उनमें हमको पढ़ने को मिलेगा। तो ये चैप्टर आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा होगा कि कैसे धीरे धीरे राजा बन रहे हैं और राजाओं के पास विशेष स्थिति आ रही है, वो लोग विशेष अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। अब पुरोहित और राजा में अभी कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन ऊपर है कौन नीचे, क्योंकि पुरोहित ही वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने ही क्या किया, वर्ण व्यवस्था बना दी है और अपना जो स्थान है वो काफ़ी ऊंचा कर लिया है, और शूद्र वाली जो कैटेगरी है उसको बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, परेशान कहते हैं एक हिसाब से कर किया है इन लोगों ने। क्यों, क्योंकि उनसे कर भी लिया जा रहा है और उनको क्या किया जा रहा है, हर एक चीज़ से दूर भी रखा जा रहा है। मतलब कोई भी उनका अच्छा जीवन नहीं हो सकता, उनसे बेगारी भी कराई जा रही, बिना वेतन दिए उनसे काम भी लिया जा रहा है। तो ऐसी ही चीज़ें इन्होंने किया है और उसी को आगे हम देखेंगे कैसे कैसे इस धर्म से बढ़ करके अगले धर्म में लोग परिवर्तन करना शुरू करेंगे और यहाँ से अब क्या करेंगे, निकलना शुरू करेंगे, धीरे धीरे अब ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग बाकी चीज़ें पढ़ेंगे और भी महाजनपद के बारे में जानेंगे और ख़ासकर बुद्ध और जैन धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी सुझाव अपने हो सकते हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस चैप्टर के प्रश्न सॉल्व कीजिए, आपसे होते हैं, अच्छी बात है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपको इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद।